जय हिंद दोस्तों, मैं सुनिकेत आर्य, आप लोग का WTI चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे लास्ट अध्याय की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग ने इसके पहले वाले क्लास में हम लोग ने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग ने अध्ययन किया था, ठीक है। अच्छे तरीके से उसको हम लोग ने गहन अध्ययन किया। जैसे कि हम लोग ने कुछ बातों को देखा। जैसा कि बात करें यहाँ पर, तो सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग परिचय देखे सबसे पहले। उसके बाद उसके कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया, जैसे नगर नियोजन, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था उसकी कैसी थी, राजनीति कैसा था, विज्ञान प्रौद्योगिकी कैसी थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उसके कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में अध्ययन किया, जैसे हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। ये सब के बारे में हम लोग ने अच्छी पूर्वक इससे क्या किया कि अध्ययन किया। उसके बाद हम लोग ने कुछ विविध के बारे में हम लोग चर्चा किए। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे तो दोस्तों लास्ट यहाँ पर अध्याय है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पर कहा जाता है आज से 3900 वर्ष पहले दोस्तों, ठीक है। आज से कब? 3900 वर्ष पहले, 3900 वर्ष, ठीक दोस्तों। याद रखेंगे हम लोग, आज से हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग जिस युग में अभी रह रहे हैं उससे अभी से 3900 पूर्व पहले की बात करें, एक सबसे बड़ी सभ्यता थी, ठीक है। मतलब एक विकसित सभ्यता थी। विकसित कहने का मतलब उसका विज्ञान प्रौद्योगिकी बहुत अलग तरीके से था, कृषि बहुत अलग तरीके से होते थे, नगरों को बहुत अच्छे ढंग से बसाया गया था, जिसे हम लोग ग्रिड पद्धति कहते हैं। वो अचानक से क्या हो गई? लुप्त हो गई, ठीक है दोस्तों। अचानक से क्या हो गई? लुप्त हो गई, ठीक है। जैसा कि हम लोग ने शुरू में ही जाना कि एक पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे जिनका नाम था जॉन मार्शल, ठीक है। उन्होंने एक कुछ पुराने जमाने के ईंटें देखे, कुछ मनके देखे। उसी के आधार पर उन्होंने क्या किया कि कहा कि अब कुछ खोज होने चाहिए, मतलब इस तरह के कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं, कुछ और अन्य भी साक्ष्य हो सकते हैं, हमें पुराने बातों को हम लोग क्या करें कि देखने चाहिए, मतलब खोजने का प्रयास करना चाहिए। तो उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था पुरातत्व विभाग। उसमें कुछ अंग्रेज और कुछ भारतीयों को भी सम्मिलित किया, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी सभ्यता का खोज हुआ, सभ्यता का पता चला, जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। पता चला यार कि वो सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और कैसे वो उद्गम हुई, ठीक है। तो कहा जाता है कि उसका उद्गम जो था वो देसी था दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्गम था देसी प्रभाव था। देसी प्रभाव कैसा था दोस्तों? जो हम लोग आज के जो डेट में पूजा पाठ, कर्म कांड जो देखते हैं, कृषि व्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी जो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे विकास हो रहा है, वही चीज पहले भी देखी गई थी, उस समय भी देखी गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका जो प्रभाव था, मतलब शुरुआती जो प्रभाव था वो देसी था, लेकिन जैसे जैसे ये पतन होती है, ठीक है, पतन के कगार पर पहुंचती है, इसकी ये सभ्यता जो है विदेशी हो जाती है, ठीक है। मतलब और जब हम लोग शुरू में देख रहे थे, जब हम लोग को अध्ययन कर रहे थे, तो पता चला क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास भले बसे क्षेत्र में, ठीक है, हिंदू लोग का था, ठीक है। यहाँ से कुछ प्रमाण भी मिलते हैं, जैसे कि हम लोग ने स्वास्तिक देखा था, ठीक है, कर्म कांड देखे थे, अग्नि कांड देखे थे, पुजारियों के आश्रय स्थल देखे थे, मूर्ति पूजा के साक्ष्य देखे थे, कुछ पवित्र साक्ष्यों को हम लोग ने अध्ययन किया था दोस्तों, ठीक है ना। उसी आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि उसका प्रभाव देसी हो सकता है, मतलब देसी था, सिंपल सा बात करेंगे, पढ़े तो विदेशी पता चला, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे अध्ययन किए, पता चला क्या चीज, इसके पतन का जो कारण था वो विदेशी निकला, ठीक है। पतन का कारण क्या निकला दोस्तों? विदेशी। जैसे कई सारे इतिहासकार का कहना है कि बाढ़ में डर गए, किसी का कहना है कि बाढ़ आक्रमण हुआ जिसके कारण वहां की प्रशासनिक स्थिरता जो थी, ठीक है, प्रशासनिक स्थिरता वो मतलब कि शिथिल हो गई, शिथिल मतलब कमजोर हो गई, जिसके कारण लोग इधर उधर पलायन करने के लिए मतलब कि मजबूर हो गए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आज इसके पतन के कारण कि एक सबसे बड़ी विकसित सभ्यता अचानक से लुप्त हो गई, अचानक से क्या हो गई? खत्म हो गई, ठीक है। जिसका कालखंड कब से कब तक रहा? तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक इसके कालखंड है, ठीक है। जो कि कार्बन रेडियो पत्ती से पता चला था, वो अचानक से क्या हो गई? 1750 ईसा पूर्व आते आते वो अचानक से खत्म हो गए दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पर पतन की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले बोला जाता है कि पलायन हुआ दोस्तों। पलायन होने का कारण और में जाने क्या चीज कि 3900 वर्ष पूर्व की बात करें हम लोग, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या किए कि जो मेन जो नगर थे वहां से पलायन करना शुरू कर गए। पलायन करना मतलब किसी दूसरे अन्य जगह पर जाना शुरू कर दिए, ठीक है।
जिसके कारण क्या हुआ कि जब जाएंगे तो वहाँ के जो मजदूर होंगे, काम करने वाले, वो भी साथ में जाएंगे, कारखाने का हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो उसमें जो मुहर बनने वाला लेखन कला जो था, उसमें लिखने की जो पद्धति थी, ठीक है, जो इतिहास के बारे में लिखा जाता था, मुहर जो जिस कारखाना में मुहर बनता था, बाट बनता था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो कह सकते हैं ये इसका जो मतलब कि बोला जा सकता है कि उस समय जो प्रशासनिक जो शासन था वो शिथिल हो गया था। शिथिल मतलब कमजोर हो चुका था। कमजोर होने के कारण बहुत सारे कारण जो हम लोग अभी धीरे धीरे और आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्या देखें हम लोग कि जो हड़प्पाई लोग थे वो एक से दूसरी जगह पलायन करने लगे। पलायन करने के कारण कहा कि लेखन पद्धति भी कहा कि धीरे धीरे समाप्त हो गई, क्योंकि उसमें से कुछ लेखक भी थे जो कहा कि पलायन कर गए। कुछ कारीगर जो थे, जो मुहर बनाने वाले थे, वो भी पलायन कर गए। जो बाट कर खानों में काम करने वाले थे, वो भी धीरे धीरे कहा गए पलायन कर गए। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें जो प्रशासनिक स्थिरता थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जिसके कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे थे। पलायन करने के और अन्य भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कह सकते हैं कोई विदेशी आकर उन पर कब्जा कर लिया होगा। ठीक है, उन्हें हटाया गया होगा। ठीक है, मतलब कि सिंधु घाटी सप्ताह के लोग पर विदेशी लोग क्या किया होगा, आक्रमण किया होगा। तो सिंधु घाटी सप्ताह पर विदेशी लोग का आक्रमण हो, कह सकते क्या चाहिए, आर्यों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, उसके चर्चा जो थे कौन कौन करते हैं यहाँ पर, तो हम लोग देखें विदेशी मतलब बाह्य आक्रमण, वो एक चाइल्ड और एक व्हीलर थे। ठीक है, अंग्रेजी इतिहासकार थे, यूरोपीय इतिहासकार, जिनका नाम था चाइल्ड और व्हीलर, जिन्होंने बताया क्या चाहिए, बाह्य आक्रमण हुआ होगा। बाह्य आक्रमण तो कि बाहर से कोई आक्रमण नहीं होगा। बाहर से आक्रमण कौन किया होगा, तो कहा जाता है कि आर्यों ने। ठीक है, आर्यों ने क्या किया होगा कि आक्रमण किया होगा, जिसके कारण लोग क्या किए कि हड़प्पाई लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। पलायन किए, साथ में कहा कि वहाँ की जो लेखन पद्धति भी, ठीक है, लेखिका की जो सार सारणी थी, धीरे धीरे समाप्त हो गई। मुहर बनने के जो कारखाना थे वो भी बंद होते चले गए। ठीक है, उसके बाद देखें तो क्या चीज, कि जो बाट बनने के कारखाना थे वो धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म होने के कगार पर चले आए। ठीक है, तो हम लोग देखें क्या कि यहाँ पर कह सकते हैं क्या चीज, कि प्रशासनिक अगर कोई बाह्य आक्रमण किया होगा तो उसमें के प्रशासन जो मजबूत था वो कमजोर हो चुका होगा दोस्तों। ठीक है, प्रशासनिक कमजोरी आने के कारण लोग क्या किए कि एक जगह से दूसरी जगह मजबूर कर गए, एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने के लिए मजबूर कर गए। इनका कहना है जॉन मार्शल दोस्तों, जो कि पुरातत्व विभाग के क्या है, एक अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे दोस्तों। कौन, जॉन मार्शल। उन्होंने सबसे पहला अपना प्रमाणित बताया क्या चीज, कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण लोग एक से दूसरी जगह पलायन कर गए। ठीक है, जिसके कारण धीरे धीरे हड़प्पाई सभ्यता क्या हो गई कि उसमें संस्कृति सामाजिक धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर पहुंच गई। आगे देखेंगे हम लोग एक और विद्वान थे, जिनका नाम था एम.आर. साहनी। उन्होंने बताया क्या चीज, कि सामाजिक प्रभाव मतलब भूगर्भिक कह सकते हैं, भूगर्भिक प्रभाव करने के बाद, भूगर्भिक कहने मतलब कि वो जो जगह था वो धीरे धीरे मतलब बहुत ज्यादा विकसित था। विकसित होने के कारण हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसका पतन होना भी क्या है, निश्चित है। ठीक है, इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ था, जन्म का कोई कारण भी नहीं था कि किस तरह से जन्म हुआ। ठीक है, लेकिन किस तरह से पतन हुआ ये भी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है, लेकिन पतन हो गया था दोस्तों। पतन होने के बहुत सारे कारण थे, उसमें से एक कारण है भूगर्भिक कहने का मतलब कि कह सकते हैं क्या जी, कि जो उस समय का जो समाज था बहुत ज्यादा विकसित था। विकसित होने के कारण बहुत ज्यादा लोग क्या करते थे, अपने आप को मतलब कि सजग करते थे विकसित होने के लिए। तो नए नए टेक्निक का यूज करना, नए नए प्रौद्योगिकी का यूज करना, ठीक है, नए नए तरीका का कृषि करना दोस्तों। तो कृषि के कारण क्या हुआ कि वहां पर देखें तो बहुत ज्यादा मतलब कि उर्वरक ये सब का प्रयोग होने के कारण कि उस समय का जो जगह जमीन था खेती करने के कारण वो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो गई। ठीक है, उर्वरक क्षमता खत्म होते वो मिट्टी से रेगिस्तान में तब्दील होगा दोस्तों। ठीक है, वो किनका कहना है, भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन, वो कहना एम.आर. साहनी दोस्तों, एक इतिहासकार है जिनका नाम है एम.आर. साहनी। तो यहाँ पर हम लोग समझे क्या एम.आर. साहनी ने यही समझाया क्या थी, कि भूगर्भिक संरचना का मतलब कि जो वहाँ का जो जमीन था वो धीरे धीरे बंजर होने के कारण पर आ गया। मतलब लोग क्या जो कृषि करते थे और जमीन धीरे धीरे क्या हो गई, रेगिस्तान में तब्दील हो गई। उसके बाद लोग अपने खाने पीने के कारण क्या हुआ कि एक से दूसरी जगह क्या हुआ कि पलायन कर गए। लोगों को मतलब कि बात करें यहाँ पर कि खाने पीने की चीजों में कमी आ गई, अनाजों में कमी आ गई, क्योंकि अनाज जो था कृषि करने पर आता था, जिसके कारण लोगों में क्या हो गया कि कमी होने के कारण एक से दूसरी जगह पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर बात की जाए यहाँ पर, ठीक दोस्तों, कहा जाता है सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे ज्यादा पतन का सबसे मेन जो कारण था, जो सबसे ज्यादा इतिहासकारों ने चर्चा किया, किसका, बाढ़ का। इसका दोस्तों बाढ़ का मतलब की बात करें यहाँ पर, एक जॉन मार्शल ने भी बताया क्या जी, बाढ़ के कारण। ठीक है, आगे देखें हम लोग तो एक कह सकते हैं यहाँ पर देखें दोस्तों पर कि एक चाइल्ड और व्हीलर ने भी क्या बताया। ठीक है, चाइल्ड और व्हीलर
बाढ़ सुखाड़। ठीक है दोस्तों, आर केवीआर कैनेडी नेवी, केवीआर दोस्तों कैनेडी नेवी क्या बताया कि प्राकृतिक आपदा जिसको हम लोग कहते हैं बाढ़ के कारण ही दोस्तों, बाढ़ के कारण ही क्या हुआ कि मतलब कि कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या हुआ कि धीरे धीरे पतन के कगार पर चला गया दोस्तों। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या हुआ कि बाढ़ में क्या हुआ कि डूब गया, डूबने के कारण क्या हुआ कि जमीन के अंदर धंस गया, जिसके कारण आज भी जॉन मार्शल क्या कि खुदवाते हैं तो कहते हैं कि कुछ ना कुछ मिलता है यहाँ पर से, तो हम लोग क्या करनी चाहिए, इसे खुदवाई करनी चाहिए, पता लगानी चाहिए कितने कैसी सभ्यता थी, क्या संस्कृति मिलता है वहां पर से। ठीक है, तो जॉन मार्शल क्या बताते हैं, बाढ़ का सबसे अच्छा प्रमाण बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा क्या होता है कि बाढ़ आता है, बाढ़ के कारण क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो पूरी तरह से ढह जाती है। ठीक है, कुछ और भी इतिहासकार थे, सुखाड़ को भी अपना कारण बताते हैं, जो हम लोग देखे क्या चीज कि लगातार मतलब कि आधुनिक तरीके से खेती करने के दौरान क्या हुआ कि जो मिट्टी थी वो रेगिस्तान में तब्दील हो गई, जिसके कारण मतलब कि वहां पर सुखाड़ आने की संभावना बढ़ते चली गई दोस्तों। ठीक है, वो किनका कहना था, तो केवीआर कैनेडी, उनके बाद जॉन मार्शल, ये दोनों ने प्राकृतिक आपदा को सबसे ज्यादा जोर दिया। प्राकृतिक आपदा में किसको दोस्तों, तो बाढ़ को, प्राकृतिक आपदा में किसको, तो बाढ़ को सबसे ज्यादा यहाँ पर जोर दिया गया। आगे देखेंगे हम लोग एक बाह्य आक्रमण, तो बाह्य आक्रमण क्यों बताया, तो चार्ल्स और व्हीलर मतलब कि बाह्य आक्रमण कहा जाता है कि आर्यों का आक्रमण हुआ। ठीक है, आर्यों का आक्रमण हुआ जिसके कारण लोग क्या किए कि प्रशासनिक शिथिल हो गया, प्रशासन कमजोर गया, लोग एक से दूसरे जगह पलायन करने के लिए मजबूर हो गए दोस्तों। जैसा कि अभी हम लोग हाल फिलहाल में बांग्लादेश में भी हम लोग देखे थे कि जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वहां पर क्या किए कि प्रधानमंत्री अपने आप को क्या किए, इस्तीफा दे करके अपने अपने देश को ही छोड़कर चले गए। ठीक है, जिसके कारण लोग क्या किए कि बांग्लादेश से कुछ व्यक्ति करके बांग्लादेशी पलायन कर भारत में पहुंचने लगे। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं वहाँ प्रशासनिक जो स्थिरता थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ गई, शिथिल पड़ गए, जिसके कारण लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम लोग तो रोग और महामारी दोस्तों, रोग और महामारी। रोग का भी कारण बताया गया, रोग में किसको, दोस्तों मलेरिया। ठीक है, उस समय की सबसे बड़ी जो बीमारी थी दोस्तों मलेरिया को बताया गया दोस्तों, मलेरिया। ठीक है, तो मतलब उस समय की सबसे बड़ी जो बीमारी थी, बीमारी किसको बताया गया, मलेरिया को। मलेरिया बीमारी फैलने के कारण लोगों में क्या हुआ, लोगों की मृत्यु हो गई, लोगों में क्या हुआ कि दरिद्रता आ गया, लोग एक से दूसरे जगह पलायन करने के लिए मजबूर हुए। जलवायु कारण हम लोग समझ सकते हैं कैसे कि बाढ़ सुखाड़ जो भी हम लोग समझते हैं सब किसमें आते हैं दोस्तों, जलवायु में। वो किन्होंने बताया, तो RN घोष ने, एक जो भारतीय व्यक्ति थे एन घोष ने, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या बताया, जलवायु। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट्स करेंगे। ठीक है, नोट्स करने के दौरान आप लोग क्या करेंगे कि इसे अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। हम लोग कुछ और अन्य तथ्यों के यहाँ पर जो लास्ट हम लोग अध्याय में पहुंच चुके हैं, जो हम लोग इसको देख करके इसको क्या करेंगे, खत्म करने का प्रयास करेंगे, फिर हम लोग अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे दोस्तों। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या अभी हम लोग, तो इसके कुछ समकालीन सभ्यताओं के बारे में हम लोग कुछ जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, बस छोटे छोटे बातों को हम लोग देखेंगे, उसके बाद आज इस सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। है दोस्तों, हम लोग कुछ और अन्य बातों को देखें यहाँ पर। ठीक है, हम लोग देखें यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ समकालीन सभ्यताओं के बारे में, मतलब उस समय के कुछ प्रमुख सभ्यता के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, समकालीन मतलब कि कह सकते क्या चीज कि सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय मतलब कि अपने आप में विकसित हो रही थी, जिस तरह से चल रही थी, उस समय कुछ और अन्य भी सभ्यताएं थी। ठीक है, मतलब पड़ोसी सभ्यताओं की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें सबसे पहला सभ्यता में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले की बात करें यहाँ पर तो मिस्र की सभ्यता दोस्तों। ठीक है, मिस्र जिसे हम लोग आज के डेट में इजिप्ट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो है नील नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है दोस्तों कि नील नदी का उपहार किसे कहते हैं। ठीक है, नील नदी का उपहार किसे कहते हैं दोस्तों, मिस्र को। ठीक है, तो मिस्र का उपहार किसे कहते हैं, नील नदी को दोस्तों। ठीक है, तो मिस्र किसके किनारे है, तो नील नदी के किनारे, जो भूमध्य महासागर में मतलब कि स्थित है दोस्तों, भूमध्य महासागर की ओर स्थित है। देखिएगा यहाँ से कुछ विवरण मिलता है, विवरण के रूप में क्या मिलता है दोस्तों, पिरामिड का निर्माण मिलता है दोस्तों। ठीक है, पिरामिडों का निर्माण मिलता है, मतलब जिस तरह से मतलब कि उस मतलब कि क्या बोलते हैं, किसी को दफन किया जाता था, मतलब पिरामिड मतलब क्या होता है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके अंदर क्या करना, उसे दफन कर देना, दफन करके उस पर क्या करना कि बोले तो पक्की ईटों का या फिर कच्ची ईटों का दोस्तों। तो मतलब यहाँ मिस्र में दोस्तों की बात करें तो यहाँ पर क्या धूप में सुखाए हुए ईंटे का प्रमाण मिलता है, तो ईंटों का प्रयोग करके पिरामिड बनाया गया दोस्तों, जो आज के डेट में भी मतलब कि अभी के समय में भी वहाँ पर मिस्र में पिरामिड मौजूद है दोस्तों। ठीक है, जिसे कहा जाता है, यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन भी सुनते हैं कि पिरामिडों का देश किसे कहते हैं, तो मिस्र को कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मिस्र में किसका निर्माण किया गया, तो पिरामिडों का निर्माण
किया गया दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग मेसोपोटामिया में दोस्तों। ठीक है, इस समय की बोले तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख सभ्यता के समकालीन सभ्यता की बात करें तो मेसोपोटामिया दोस्तों, जो किस नदी किनारे, टाइग्रस नदी, टिग्रिस नदी या यूफ्रेटस नदी की बात हम लोग करेंगे। दोनों का मतलब एक ही होता है, टिग्रिस बोले या फिर यूफ्रेटस बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, एक होता है। ठीक दोस्तों, कहा जाता है कि ये इसे जो है सुमेरियन की सभ्यता भी कहता है। ठीक है, एक ऐसी सभ्यता थी, इसमें मतलब इसे सुमेरियन की सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसमें सुमेरियन लोग निवास करते थे। ठीक है, इस सभ्यता में आगे देखें तो यहाँ से हड़प्पा से व्यापार के साक्ष्य मिले, हड़प्पा से व्यापारी के साक्ष्य मिले। क्योंकि अगर देखें जो हम लोग जब कृषि देख रहे थे, कृषि व्यापार तो देख रहे थे क्या कि मेसोपोटामिया में एक मेलुहा शब्द मिले, मुहर से मेलुहा शब्द मिले। मुहर से क्या मिले है, मेलुहा। मेलुहा का मतलब होता है सिंधु, मेलुहा का मतलब क्या होता है, सिंधु। मतलब मुहर से मेलुहा शब्द के साक्ष्य मिला है। तो कह सकते हैं क्या चीज कि मेसोपोटामिया से मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच व्यापार का संबंध था दोस्तों। मतलब मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच व्यापार हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे एक और सभ्यता थी। ठीक है, इसका नाम है हवांगो की सभ्यता, जिसे हम लोग चीन की सभ्यता कहते हैं। हवांगो, जिसे हम लोग चीन की सभ्यता कहते हैं। पूछेगा किस नदी किनारे, तो हवांगो कहते हैं दोस्तों। कोई कौन सी नदी, हवांगो नदी कहते हैं इसको। ठीक है, इसे चीन का शोक भी कहता है दोस्तों, इसे चीन का शोक कहते हैं। हवांगो को चीन का शोक कहा जाता है, चीन का शोक कहता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हवांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता विकसित हो रही थी। यहाँ से किसी तरह कोई विवरण नहीं मिलता है ताकि जो भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता के साथ कोई संबंध बना सके दोस्तों। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग क्या करें, इसका नोट्स स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर इसे आप नोट्स करेंगे दोस्तों। आज का ये जो टॉपिक है पूरी तरह से समाप्त होता है। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरह से समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, जो हम लोग कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत, उसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता की ओर प्रवेश करेंगे। ठीक है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेंगे। आप लोग क्या करेंगे, इस तरह कंटेंट देख रहे हैं, कृपया कर हमें मोटिवेशन के लिए आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ प्रॉब्लम हो कंटेंट कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।